नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। यूपीएलटी, जीआईसी, जीडीसी हिंदी 2025 मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से हिंदी स्वलिखित प्रश्नों की सीरीज पर आप सभी से हम चर्चा कर रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं प्रश्न नंबर 57 के ऊपर। इसके अंतर्गत हम बातचीत करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के भाव मनोविकार संबंधी निबंधों की प्रासंगिकता पर विचार कीजिए। यदि ये प्रश्न 125, 200, 250 शब्दों में लिखने के लिए आए तो आप कैसे लिखेंगे? प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी के सिलेबस के अनुसार हम लगातार हर पोर्शन के दृष्टिकोण से यहाँ पर प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप सभी इसके नोट्स जरूर बना रहे होंगे और तमाम विद्यार्थियों ने नोट्स भेजा भी है, जिसको कि चेक करके समय समय पे बताता रहूंगा। जब भी हम भाव मनोविकार संबंधी निबंधों की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत तो भारतेंदु युग से हो जाती है, लेकिन आप देखेंगे कि 1930 के बाद लगभग सभी विधाओं में भावों और मनोविकारों को ध्यान में रखते हुए रचनाएं की जाने लगी, जिसमें कामायनी, राम की शक्ति पूजा, गोदान, चिंतामणि भाग एक। और अगर रचनाकारों की बात करें तो जैनेन्द्र, अज्ञेय, इलाचंद जोशी जैसे रचनाकारों ने कहानियों, उपन्यासों के माध्यम से भाव मनोविकार संबंधी विषय को केंद्र में रखा। तो ये चीज हम इसलिए बता रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो चिंतामणि भाग एक लिखा हुआ है, जिसके अंतर्गत उन्होंने भाव मनोविकार संबंधी विषय को बनाया है, अचानक नहीं बनाया। उसके एक तरीके से वो परिस्थितियां ये ऐसी थी, वो दौर ही ऐसा चल रहा था कि जब लगभग सभी बड़े रचनाकार भाव और मनोविकार संबंधी विषय को अपनी रचनाओं के केंद्र में रख रहे थे। इस प्रश्न का जवाब आप कैसे लिखेंगे? इसकी शुरुआत आप करेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के भाव मनोविकार संबंधी निबंध चिंतामणि भाग एक में संकलित हैं, जिसमें कुल 17 निबंध हैं। इसकी भूमिका में वे लिखते हैं, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पढ़ने वाले अन्य कुछ प्रदेश हैं, पढ़ने वाले में कुछ प्रदेश हैं, यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि, पर हृदय को भी साथ लेकर अपना रास्ता निकालते हुई बुद्धि जहां कहीं मार्मिक या भावाकर्षक स्थलों पर पहुंची है, वहां हृदय थोड़ा बहुत रमता और अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कुछ कहता गया है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो भी भाव मनोविकार संबंधी निबंधों को लिखा है, उन्होंने स्पष्टतः चिंतामणि भाग एक की भूमिका में इस बात को बता दिया है। इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पढ़ने वाले कुछ प्रदेश हैं, यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि। हम बौद्धिक रूप से सोचने का प्रयास किए, लेकिन साथ में हृदय को भी लेकर। ठीक है, आप चाहे तो इतना दूर भी इस कोटेशन को लिख सकते हैं, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसलिए पूरा लिखा है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो जब भी अंतर यात्रा की बात की जाएगी तो अंतर यात्रा का संबंध किससे है? मन से है, हृदय से है। आपने कभी जरूर एहसास किया होगा कि हमारा जो मन है बहुत ही चंचल होता है और बैठे बैठे शरीर तो एक जगह बैठ आप उपस्थित रहेगी, लेकिन मन जो है पूरा घूमता रहता है। तो उसी चिंतन का परिणाम है चिंतामणि भाग एक। नाम भी दिया गया है इसका कुछ सोच समझ कर। आगे आप लिखेंगे कि प्रमुख निबंधों में उत्साह, श्रद्धा भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, क्रोध आदि हैं। 20वीं सदी के ये निबंध आज के जटिल और तनावपूर्ण सामाजिक मनोवैज्ञानिक परिदृश्य में अत्यंत प्रासंगिक है। इनकी प्रासंगिकता के प्रमुख आधार निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तमाम निबंधों की बात की गई, उत्साह, श्रद्धा भक्ति, करुणा, लज्जा, ग्लानि और लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, क्रोध और भी तमाम निबंध हैं। ये सभी निबंध कब लिखे गए? 20वीं सदी, यानी कि 1939-40। हालांकि अचानक 1939-40 में नहीं लिखा गया, बल्कि आप देखेंगे जितने भी निबंध लिखे गए अलग अलग समय में पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए, फिर बाद में उनका एक जगह संकलन किया गया। ठीक है, तो ये मानकर चला जा सकता है कि पिछले 20-25 वर्षों का पूरा इसमें संकलन किया गया है। ठीक, तो ये निबंध प्रासंगिक क्यों? क्योंकि हम 21वीं सदी में बातचीत कर रहे हैं
तो आप देखेंगे वही जो भाव और मनोविकार है, उत्साह की बात की जाए, श्रद्धा भक्ति की बात की जाए, करुणा की बात की जाए, लज्जा और ग्लानि की बात की जाए, लोभ और प्रीति की बात की जाए, क्रोध की बात की जाए, ये सभी जो भी भाव हैं, मनोविकार हैं, आज भी हमारे हृदय में मौजूद हैं और परिस्थितियों के अनुसार वो दिखाई भी देते हैं। तो प्रासंगिक तो वैसे ही है, जब तक मनुष्य जीवन रहेगा तब तक इसकी प्रासंगिकता रहेगी। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो लिखा है उसका आधार क्या रहा है, क्यों प्रासंगिक है? पहली विशेषता तो इसकी यह है कि मौलिक मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि। शुक्ल जी ने इन निबंधों में भारतीय संदर्भ में मानव मन का मौलिक विश्लेषण किया है। उन्होंने फ्रायड, युंग जैसे पाश्चात्य मनोविश्लेषकों से अलग लोक जीवन और भारतीय दर्शन के संदर्भ में भावों की व्याख्या की है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपके पास चिंतामणि भाग 1 हो तो इस लेक्चर के साथ उसको खोलकर आप देखेंगे। आप देखेंगे जब भी मनोविज्ञान की बात होती है, फैंटेसी की बात होती है, काल्पनिक उड़ान की बात होती है, तो हम तुरंत पाश्चात्य मनोविश्लेषकों फ्रायड, युंग की बात करते हैं और कई साहित्यकारों पर उसका प्रभाव भी है। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मौलिक और मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि के माध्यम से जो भी निबंध लिखे उसमें भारतीय संदर्भ में विश्लेषण किया है और जो भी उदाहरण दिया है, लोक जीवन से जुड़ा हुआ उदाहरण है, भारतीय दर्शन से जुड़ा हुआ उदाहरण है, उसकी व्याख्या की है। तो इसलिए इसकी प्रासंगिकता है। आज भी हम तमाम जगहों पर भारतीय ज्ञान परंपरा की बात सुनते हैं। आप लोग भी कई सेमिनार अटेंड कर लिए होंगे, ठीक है, भारतीय ज्ञान परंपरा। तो कहीं न कहीं हम अपने जो अतीत है, जो हमारी पूंजी रही है, उसका एक बार फिर से मूल्यांकन कर रहे हैं कि तमाम यूरोपीय या फिर पाश्चात्य दर्शन या फिर संदर्भों का हम अध्ययन तो कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से हमें भारतीय ज्ञान परंपरा की तरफ मुड़ना चाहिए। तो शुक्ल जी ने बहुत पहले ही अपने चिंतामणि के माध्यम से, चिंतामणि के 4 भाग हैं, यहाँ पर भाग 1 की बात की जा रही है, ठीक। दूसरी विशेषता रही कि सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत। निबंध उन्होंने लिखा है तो यूं ही नहीं लिखा, बल्कि उसके पीछे उनका कोई न कोई दृष्टिकोण रहा। सामाजिक उपयोगिता, ये निबंध समाज के लिए कितना उपयोगी हो सकते हैं। शुक्ल जी मनोभावों को केवल व्यक्तिगत अनुभव नहीं मानते, बल्कि उनकी सामाजिक उपयोगिता और अनुपयोगिता की भी विवेचना करते हैं, विश्लेषण करते हैं। क्रोध निबंध में वे अन्याय के प्रतिकार के लिए क्रोध को आवश्यक मानते हैं, तो उत्साह को कर्म सौंदर्य से जोड़ते हैं। तो 2 निबंधों का उदाहरण दिया गया। क्रोध, अक्सर क्रोध को हम नकारात्मक मानते हैं, लेकिन कई बार आवश्यकता भी पड़ती है, ठीक है। किस चीज के लिए? अन्याय के प्रतिकार के लिए क्रोध को आवश्यक मानते हैं। जब आपके खिलाफ अन्याय हो रहा है या फिर आपके साथ न्याय नहीं हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आपके अंदर जो मनोभाव है, क्रोध, वो आएगा ही आएगा। मान लीजिए आप यहाँ पर बहुत उम्मीद लगाकर जुड़े हुए हैं कि जो भी प्रश्न लिखवाए जा रहे हैं या फिर बताए जा रहे हैं, वो परीक्षाओं में आएंगे ही आएंगे। लेकिन जब आप एग्जाम में गए और प्रश्न नहीं आएंगे, तो आपके अंदर का जो क्रोध है वो एकदम चरम सीमा पर जाएगा। एग्जाम के बाद आप निश्चित तौर पर कमेंट करेंगे। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, क्रोध है तो हमारे में उत्साह भी बना हुआ है। हम आप सभी के एग्जाम तक इसको इसलिए जुड़े हुए हैं कि आपके अंदर उत्साह बना रहे। मैंने बहुत पहले किसी वीडियो में कहा था कि परीक्षा मनोविज्ञान का खेल है, ठीक है, माइंड गेम है। आप कम तैयारी के माध्यम से भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं और बहुत अच्छी तैयारी के बावजूद भी आप बहुत खराब प्रदर्शन कर सकते हैं। इसलिए आपको माइंड गेम समझना जरूरी है। जो चीजें यहाँ पर बताई जा रही हैं, अब वो एक तरीके से बताई जा रही है कि ये सब एग्जाम में आ सकते हैं। नहीं भी आएंगे तो इनका तार कहीं कहीं जुड़ा रहेगा, और आएंगे क्यों नहीं, प्रश्न पूछा कहां से जाएगा, यहीं से पूछा जाएगा। तो सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत उन्होंने अपने निबंधों के माध्यम से दिया, मौलिक मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि दी, न कि पाश्चात्य मनोविश्लेषकों का नकल किया। नैतिक और चारित्रिक विकास निबंध, अक्सर हम निबंध को बोरियत विषय के रूप में देखते हैं, अब कम लोग पढ़ते हैं, लेकिन निबंध आप जब पढ़ते हैं तो उसमें कहीं न कहीं नैतिकता की बात की जाती है, आपके चारित्रिक विकास की बात की जाती है,
कैसे आपका व्यक्तित्व निखरे। चिंतामणि भाग 1 के निबंध व्यक्ति के नैतिक और चारित्रिक विकास में सहायक है। लोभ और प्रीति में वे लोभ को संकुचित और प्रीति के व्यापक स्वरूप को स्पष्ट कर व्यक्ति को उदार बनने की प्रेरणा देते हैं। आप देखेंगे कि लोभ, जिसका कि आप लालच से संबंध जोड़ सकते हैं, प्रीति जिसको कि आप प्रेम का एक तत्व मान सकते हैं। कई बार हमारे पास कोई सामान होता है तो उसके प्रति हम प्रेम भी करते हैं और हमें लालच भी होती है कि अगर ये सामान कोई ले लेगा तो फिर हमारे पास क्या बचेगा। तो ये मनुष्य का स्वभाव। तो इसमें उन्होंने यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया कि लोभ क्या है, संकुचित है, और प्रीति क्या है, इसका क्षेत्र व्यापक है और इसके माध्यम से व्यक्ति उदार बन सकता है। उस उदारता का एक मिसाल ये चैनल भी है। तमाम विद्यार्थी कमेंट फोन करके कहते हैं कि सर आपका अगर पढ़ लेंगे तो सक्सेस होंगे कि नहीं। अब मैं सोचता हूं कि क्या उनको मैं कुछ पंचनामा बना के दूं या फिर कुछ इस तरीके से लिख कर दूं कि तभी वो मानेंगे। आपके अंदर अंतर मन से ये आवाज आनी चाहिए कि जो चीजें बताई जा रही हैं वो हमारे लिए ही बताई जा रही हैं। अगर मॉडिफाइड क्वेश्चन भी आएंगे, थोड़ा घुमा कर भी आएंगे, तो आपके अंदर अगर फैक्ट रहेंगे, तथ्य रहेंगे तो आप लिख लेंगे। ठीक है, तो आप मेहनत कीजिए, हमारा जो प्रयास है वो तो है ही। तो यहाँ पर लोभ और प्रीति निबंध के माध्यम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लोभ का जो भाव है, मनोविकार हमारे अंदर है, उसको बताया कि संकुचित है। इसके माध्यम से आपका व्यक्तित्व या चरित्र नहीं उभरेगा। आपने बहुत सारे व्यक्तियों को देखा होगा गांव में, किसी के पास मान लीजिए 4 व्हीलर है तो कई बार लोग अगर किसी विषम परिस्थिति में मांगने जाते हैं तो लोग बोल देते हैं कि पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है। लेकिन कई लोग हैं तुरंत चाबी हाथ में दे देते हैं, बोलते हैं कि नहीं ले जाइए, तेल भरवा लीजिएगा और अपना जो काम कराना है कर दीजिएगा। तो दोनों तरीके के व्यक्ति हो। अलग बात है कि जब चुनाव आते हैं, चाहे मुखिया का चुनाव हो चाहे किसी चीज का चुनाव हो, तो आप देखेंगे कि उदारता अपने चरम पर होती है। तो ये तो दिखावटीपन हुआ, लेकिन अगर आप निबंध पढ़ेंगे तो वो व्यापक रूप से आपको प्रभावित करेगा। श्रद्धा भक्ति में वे सच्चे आदर्श के प्रति सम्मान का भाव जगाते हैं। श्रद्धा और भक्ति, ठीक है, प्रेम और श्रद्धा के योग से भक्ति, प्रेम और श्रद्धा जोड़ देंगे तो भक्ति का भाव उत्पन्न होता है। तो उन्होंने कहा कि श्रद्धा किसके प्रति होगी, जब आप गुण देखेंगे। प्रेम किसके प्रति होगा, जब आप रूप देखेंगे। जैसे आप लोगों का मेरे प्रति श्रद्धा है गुण के आधार पर, ठीक है, ठीक है, और अपने ग्रुप में आप किसी के रूप को पसंद करते हैं तो वहां पर प्रेम है। और भक्ति, गुण और प्रेम दोनों को जब आप देखते हैं और उससे प्रभावित होते हैं तो आपके अंदर भक्ति भावना भी आ जाती है। जब आप किसी शिक्षक को देखकर नमस्ते प्रणाम करते हैं तो श्रद्धा के साथ साथ कहीं कहीं भक्ति है। तो ये देखिए सच्चे आदर्श निर्मित करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध, जो कि आज यानी 21वीं सदी में भी बहुत प्रासंगिक है, जरूरी। इसीलिए कई बार आपने देखा होगा छोटी कक्षाओं में नैतिक शिक्षा का एक पाठ्यक्रम लगा होता है। जब हम लोग भी पढ़ते थे जूनियर में या फिर प्राइमरी में पढ़ते थे तो एक किताब लगी रहती थी, पता नहीं अब है कि नहीं। तो इससे यही था कि विद्यार्थियों में नैतिक और चारित्रिक विकास हो। लेकिन अब यहाँ पर जो आप निबंध पढ़ रहे हैं, आप बड़े विद्यार्थी के रूप में उन निबंधों को पढ़ रहे हैं। तो पढ़ने के बाद जो भी आपके अंदर भाव मनोविकार है, कई भाव मनोविकारों को बहुत नकारात्मक माना जाता है, लेकिन समयानुकूल वो सकारात्मक भी होते हैं। ठीक है, अगली जो विशेषता है सूक्ष्म भेदों का निरूपण। शुक्ल जी समान लगने वाले भावों जैसे श्रद्धा और प्रेम, लोभ और प्रीति, लज्जा और ग्लानि के बीच सूक्ष्म अंतर स्पष्ट करते हैं। अब जैसे लज्जा क्या है, लज्जा जैसे आप किसी से शर्माते हैं, और ग्लानि मतलब कि किसी ने आपसे कोई सहयोग मांगा और आप के पास सहयोग करने की क्षमता थी लेकिन आपने नहीं किया और उस व्यक्ति का काम हो गया, तो आप ग्लानि महसूस करेंगे। बार बार आपके मन में कचोटपन रहेगा कि काश मैंने भी उसका कुछ सहयोग कर दिया होता या फिर उस समय तैयार हो गया होता। तो बहुत सूक्ष्म अंतर है। लोभ और प्रीति के बारे में हमने बता दिया। श्रद्धा और प्रेम के बारे में तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल काफी उसमें लीन हो जाते हैं। बहुत कम से कम 7-8 अंतर उन्होंने किया है और इस पर हमने खुद वीडियो बनाई हुई है,
आप सर्च करके देख सकते हैं। बहुत अच्छा अंतर किया है श्रद्धा और प्रेम में, लोभ और प्रीति, लज्जा और ग्लानि। इसमें उन्होंने क्या किया, सूक्ष्म अंतर किया। कई बार लोग इन भावों को एक जैसा मान लेते हैं, लेकिन शुक्ल जी ने बड़े ही मनोवैज्ञानिक तरीके से इसमें अंतर करने की कोशिश की। उनका यह सूक्ष्म विश्लेषण आज के युवाओं को अपने और दूसरे के भावों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। एक चीज आप देखेंगे कि जब इन भावों को आप समझ जाएंगे तो आपका पारिवारिक और सामाजिक दोनों जीवन बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है। कई बार हम चीजों को नहीं समझते हैं तो अनावश्यक तरीके से हमारे अंदर भाव और मनोविकार उभर कर सामने आते हैं, जो बनी बनी चीजों को समाप्त कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आप इंटरव्यू देने गए, इंटरव्यू में आप जान रहे हैं कि जो चीज हम बता रहे हैं उसमें 100% सत्यता नहीं है, फिर भी एक औपचारिकता होती है कि हमें पॉजिटिव रहना है। कई बार इंटरव्यू में एक्सपर्ट आपको एग्रेसिव भी करते हैं, आपको उग्र करने की कोशिश करते हैं, फिर भी आप तमाम भावों को कंट्रोल करके बहुत ही आज्ञाकारी ढंग से अपने को पेश करते हैं। मुझे याद आता है कि तमाम विद्यार्थी, जैसे हमारे बीए और एमए के विद्यार्थी, एप्लीकेशन लिख कर लाते हैं और नीचे लिखते हैं आपका आज्ञाकारी शिष्य। तो मैं मजाक में पूछता हूँ कि सही में आज्ञाकारी हो? तो बोलते हैं जी सर। लेकिन कई बार हमने देखा है कि इस शब्द का उन्होंने एक तरीके से उल्लंघन भी किया है। तो वही बात है। तो ये एक तो औपचारिकता, एक फॉर्मेट होता है, तो उस चीज को आप समझ गए होंगे जो मैं बताना चाहता हूँ। अगली विशेषता है शाश्वत मानवीय प्रकृति का चित्रण। शुक्ल जी के निबंधों का आधार शाश्वत मानवीय प्रकृति है, यानी कि जो शाश्वत सार्वकालिक मानवीय प्रकृति है, उसी के आधार पर उन्होंने विषय को बनाया है। क्रोध है, लोभ है, करुणा है, उत्साह है, जैसे भाव देश काल की सीमाओं से परे हैं। इसलिए उनकी विवेचना आज के व्यक्ति के मानसिक द्वंद्वों और सामाजिक व्यवहार को समझने के लिए भी उतनी ही उपयोगी है जितनी उस समय थी, यानी कि 20वीं सदी में थी। और ये क्या है, एक तरीके से कालजयी भाव है। जब तक मनुष्य रहेगा उसके अंदर क्रोध रहेगा, लोभ रहेगा, करुणा रहेगी, उत्साह रहेगा, जितने भी भाव हैं। अगर हम नाट्य शास्त्र के दृष्टिकोण से देखें तो कुल 49 भाव हैं। 8 स्थायी भाव, 8 सात्विक भाव और 33 संचारी भाव। कौन कहता है कि निबंध को पढ़ते हुए हम काव्य शास्त्र नहीं पढ़ सकते? सब एक दूसरे से घुले मिले हैं, बस पढ़ने का जो अप्रोच है उसको चेंज करना। अंत में हम कह सकते हैं कि कुल मिलाकर 20वीं सदी में लिखित शुक्ल जी के भाव मनोविकार संबंधी सभी निबंध न केवल साहित्यिक कृतियां हैं, बल्कि जीवन दर्शन और व्यावहारिक मनोविज्ञान को समझने में सहायक हैं। उनकी तार्किक विश्लेषण पद्धति, सामाजिक सरोकार और नैतिक दृष्टि उन्हें आज भी प्रासंगिक बनाती। ठीक है, इतना आप इसमें जोड़ सकते हैं। तो उम्मीद है कि जब भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के किसी निबंध का नाम लेते हुए, जैसे मैं यहाँ पर कॉमन तरीके का उत्तर लिखवाया हूँ, ठीक है, ताकि आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल के, अगर मान लीजिए सवाल पूछ लिया जाए कि श्रद्धा भक्ति के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के भाव और मनोविकार संबंधी निबंधों का मूल्यांकन कीजिए, तो ये सभी पॉइंट आप अगर दिमाग में रखेंगे कि उनके निबंध जो हैं मौलिक और मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि से है, सामाजिक उपयोगिता के दृष्टिकोण से लिखे गए हैं, नैतिक और चारित्रिक विकास के दृष्टिकोण से लिखे गए हैं, और सूक्ष्म भावों में अंतर करने की कोशिश की गई है, और उन्हीं विषयों को उठाया गया है जो शाश्वत मानवीय प्रकृति का चित्रण करते हैं, उसके स्वभाव का चित्रण करते हैं। तो ये आपके लिए टूल्स हैं, जिसको कि मैं पैरामीटर कह सकता हूं। उसके आधार पर 17 निबंध में से कोई भी आ जाएगा, आप उसका मूल्यांकन बहुत ही आराम से करेंगे, आपकी कलम कहीं नहीं रुकेगी, एकदम से प्रसन्नचित रूप में लिखेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, कई बार हमने महसूस किया है कि एग्जाम में कई बार मान लीजिए 20 क्वेश्चन है तो उसमें से 15 क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे रहते हैं, 5 क्वेश्चन को आपको बना बनाकर उत्तर, लिखित एग्जाम में क्या होता है कई बार बनाकर उत्तर लिखना पड़ता है। जैसे मुझे याद है कि एक बार मैं अज्ञेय और मुक्तिबोध पर लिख रहा था आंसर, और तैयार करके नहीं गया था, बहुत अच्छे से मैं नहीं तैयार किया। तो अब इनके अलावा मुझे किसी का उत्तर नहीं आ रहा था, तो मैं क्या करता था, अज्ञेय का पूरा नाम लिखता था पेज भरने के लिए। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय पूरा लिखता था, फिर गजानंद, माधव, मुक्तिबोध पूरा लिखता था, तो एक लाइन तो इसी में भर जाती थी, हमेशा लिखता था। अब वे, उन्होंने, इन्होंने, ये शब्द मैं हटा ही दिया। कुल मिलाकर खींचते हुए
दो ढाई पेज मैंने लिखा और तभी से मैंने निर्णय लिया कि अब आज्ञा और मुक्तिबोध पर मैं पीएचडी करके ही रहूंगा और अंततः डॉक्टरेट की जो उपाधि मिली इन्हीं दोनों को केंद्र में रखते हुए हमने रिसर्च किया। तो चीजें कई बार जीवन में आपको हिट करती हैं, आपको कई बार आपकी आंखें खोल देती हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यही काम है अनुराज विद्या एकेडमी की कि जो आपकी आंखें बंद हैं या फिर उस पर पर्दा लगा हुआ है, वो जो आपका अंतर्मन है जो उस पर्दे के कारण ठीक से नहीं समझ पा रहा है, हम कोशिश करते हैं कि उस पर्दे को हटाएं और आपकी आंखों को खोलें कि आप पढ़ें उसी तरीके से और थोड़ा बहुत अंतर करके प्रश्न आता है तो भी आराम से समझकर उसका उत्तर लिख पाए। तो अभी तो हम 57 पर पहुंचे हैं। हमारे हमारे लक्ष्य में है कि जो लक्ष्य मिला हुआ हमें वो 100 प्रश्नों का है। आप देखेंगे 100 प्रश्नों तक जाते जाते आपको लगेगा कि आपका पाठ्यक्रम कहीं फिर से रिवाइज हो रहा है। बहुत सारे प्रश्न दोबारा पूर्ववर्ती प्रश्नों से मिलते जुलते आ रहे हैं। तो घबराना नहीं है, आराम से अपने टाइम टेबल के अनुसार पढ़ना है, सफलता निश्चित मिलेगी। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।